नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश दिशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसीलिए हम आपके लिए हर रोज वो अहम खबरें और जानकारियां ला रहे हैं ताकि आप घर पर रह के अलर्ट रहें और आपको वो तमाम अहम जरूरी जानकारियां मिलती रहें जो आपकी लिए बेहद जरूरी है। तो आज देश दिशांतर में बात करेंगे कि इस हालात में किस तरीके से डीबीटी और डिजिटल पेमेंट आपका सहायक हो रहा है, कैसे उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए घरों तक डीबीटी और डिजिटल पेमेंट की सहूलियत उनकी जिंदगी को आसान बना रही है और इसमें क्या और दुश्वारियां हैं, क्या और हर्डल्स हैं, क्या अवरोध हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है और उसके लिए सरकार को किन कदमों की जरूरत है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ एक के बदले चार हैं। एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं अशोक कुमार झा, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। आप भारत सरकार में रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे तीसरी मेहमान हैं पंखुरी दत्त, जो कि पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं नीति आयोग में। पंखुरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। शुरुआत में अशोक सर आपसे ही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से डीबीटी और डिजिटल पेमेंट की जब शुरुआत हुई थी देश में, कई सारे उसके अलग अलग फायदे हमने देखे थे, लीकेज को कम करने की बात हुई थी, वो भी देखा था। लेकिन आज के अगर हालात में देखें तो कितने बड़े और मजबूत टूल के तौर पर ये दोनों नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी ये लॉकडाउन पीरियड में डीबीटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कुछ दिनों पहले कि करीब 800 मिलियन लोगों को पेमेंट जाएगा, उसमें से 200 मिलियन जो वुमेन अकाउंट होल्डर्स हैं उनको पेमेंट डायरेक्टली जाएगा थ्रू डीबीटी। तो ये संभव हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये अकाउंट्स हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इनको पैसे अकाउंट में चला जाएगा। इनको जो भी राशन वगैरह का भी जो इनको मिलना है वो भी इनको सहूलियत से मिल जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्कीम है डीबीटी का, जिससे कि ये अपना जो अभी जो सरकार कोशिश कर रही है कि स्पेशली इनफॉर्मल लेबर को कुछ पेमेंट्स मिल जाएं, कुछ राशन वगैरह मिल जाएं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। बनजा सर, जिस तरीके से हमने देखा और खास तौर पर वो कामगार तबका जिसको लॉकडाउन के चलते अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा, या फिर वो डेली वर्कर मजदूर, ऐसे न जाने कितने, मैं कहूँ अलग अलग अगर सेक्टर में देखें संख्या है, उनके नजरिए से इस लॉकडाउन के संकट के बीच में डीबीटी या डिजिटल पेमेंट कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है और किस तरीके से ये सामने आ रहा है कि वाकई इसकी जरूरत कितनी ज्यादा हमारे देश में और जिस तरीके का कल्चर है वहां पर है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस वक्त आप डिजिटल पेमेंट कहें या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहें, उसका जो उपयोगिता में कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसके साथ ये जो एक जैम ट्रिनिटी की बात की गई थी कि जनधन अब योजना, जनधन अकाउंट्स और आधार और मोबाइल, इस तीनों का जो एक समन्वय एक जैम ट्रिनिटी की बात की गई थी, उसके साथ अगर आप ये डिजिटल पेमेंट और डीबीटी, उसी का एक फलस्वरूप आप देख सकते हैं हुआ है। और जो अगर आंकड़े की ओर देखें आप, तो पिछले 10 दिनों में करीब 40 करोड़ लोगों को करीबन 28,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है। ये आंकड़े बाहर आई हैं सरकार से ही। तो मैं ये समझता हूँ कि हालांकि अगर आप 28,000 करोड़ अगर 40 करोड़ अकाउंट होल्डर्स के साथ इसका एक ट्रांसफर अगर डिवाइड करेंगे तो शायद पर अकाउंट
पैसे काफी कम 800-900 रुपए आएंगे, पर तभी मैं समझता हूँ कि अगर ये जो एक आधार बना है, आधार मतलब आधार कार्ड नहीं, जो एक आधार बना है, एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म बना है, ये एक बहुत जरूरी एक प्लेटफॉर्म है। और इस वक्त जो लॉकडाउन की बात छोड़िए, कि लॉकडाउन से आगे जाकर भी आप देखेंगे कि इस तरह डिजिटल पेमेंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रयोग और प्रयोजनीयता और भी बढ़ेगी, क्योंकि आप ने देखा होगा कि कोविड-19 में ऑलरेडी बहुत लोग कैश का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कैश का हैंडलिंग करेंगे तो उससे शायद बीमारी फैल जाएगी। उससे भी काफी लोग, हालांकि जो नीचे के तबके के लोग हैं वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, क्योंकि उनमें और कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि सारे हमारे जो भी इंसान पेमेंट की सोच रहा है, वो मैं समझता हूँ कि डिजिटल पेमेंट में करना बेहतर समझेगा, क्योंकि उसमें बीमारी फैलने की जो चांसेस है वो कम हो सकती है। तो 28,000 करोड़ 10 दिन में अगर ट्रांसफर हो जाए, मैं समझता हूँ कि एक काफी एक अचीवमेंट ही समझ लीजिए आप। और भी करना पड़ेगा, और भी ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे लगता है। पंकुरी, क्योंकि अलग अलग मैं स्कीम्स के जरिए देखूं तो जो मोटे तौर पर, जैसे कि कहा भट्टाचार्य सर ने, बहुत अहम है कि करीब 28 करोड़ के आसपास का पेमेंट अब तक है। पीएम किसान है, एनएसएपी है, जनधन खाते थे। लेकिन एक जो दूसरा पहलू इसका है, जो कुछ जगहों से खबरें भी आई कि उस पैसे को निकालने के लिए अभी भी बैंकिंग सिस्टम के पास उनको जाना पड़ रहा है, या फिर एटीएम सेंटर्स तक जाना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा मॉडल आपको लगता है, या कोई रिकमेंडेशन इस तरह की कि उसके विकल्प के तौर पर हम इस डीबीटी और डिजिटल पेमेंट के जो सेकेंड एंड है, मैं कहूँगी जो दूसरा एंड है, उसको ज्यादा और मजबूत कर सकते हो उसके कुछ नए विकल्पों के साथ? अभी कोविड-19 जैसे सिचुएशन में इमीडिएटली हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी एक जरिया है या कोई एक सेंटर है जहाँ पे बिना खुद गए हुए अगर आप लोगों को ट्रांसफर करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कई एप्स हैं, पेटीएम है, यूपीआई बेस्ड एप्स हैं जिनको आप यूज करके खरीदारी भी कर सकते हैं और लोगों को पैसे भी भेज सकते हैं। अगर ऐसे एप्स आप यूज करके अपना काम चला सकते हैं तो करिए। और लास्ट लाइन यूजर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप किसी अपने नेबर्स की मदद कर सकते हैं राइट नाउ, तो आप इमीडिएटली उनको भी उनके अकाउंट से ऑनलाइन एक्सेस करके, अगर उनके पास पासवर्ड और ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस है तो उनको भी मदद कर सकते हैं पैसे जिनको देना है उन्हें। तो एक ओनर्स सिटीजन्स पे भी पड़ता है। आगे जाके आपने बेनिफिट देख लिया है कि अकाउंट होना और डिजिटल अकाउंट होने से कितना फायदा है। आगे जाके भी ये हो सकता है कि हम लोग इसको और एक्सपैंड करें और हर एक व्यक्ति इसको खुद यूज कर पाए। उसके लिए हम लोग और ज्यादा मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करें। अभी 116 करोड़ लोगों के पास है फोन, तो उसको और इंक्रीज किया जा सकता है ताकि सभी तरह के लोग मोबाइल फोन्स का यूज कर सकें, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज कर सकें। बड़ा अच्छा सर, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था जो खबरें सामने आ रही हैं छोटे छोटे कस्बों में, या रूरल इंडिया की बात करूं, ग्रामीण भारत की बात करूं, वहां पर भी अभी डिजिटल इंडिया की पैठ इतनी ज्यादा नहीं थी जो हमने कि शहरों में या फिर बड़े कस्बों में देखा था। और शायद इसी के चलते जो थोड़ा सा पैनिक दिखता है पेमेंट को लेकर या फिर पैसे निकालने को लेकर, वो उन कस्बों से खबरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मजबूरी में जो हमारा कामगार वर्कर है उसको बैंक में जाना पड़ रहा है। विकल्प के तौर पर या उसके एक्सपेंशन को या उसके दायरे को बढ़ाने को लेकर क्या और नए कदमों की आपको लगता है कि जरूरत है इस वक्त? देखिए, एक कदम जो अभी तक शायद सोचा गया होगा, पर उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो है कि इस वक्त जो एक एग्जेम्पशन दिया गया था कि डिजिटल पेमेंट में जो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो मैं समझता हूँ कि उसका पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल पेमेंट जो कंपनियां जो हैं उनके ऊपर ये कॉस्ट आ जा रहा था। मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप
और भी इसको जनप्रिय कर दें या पॉपुलराइज कर दें, और लोगों को इसको जो हर तरह के जो इंसान, जैसे हमारे पास इस वक्त करीबन 317 मिलियन या 32 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स जो हैं जनधन अकाउंट के, उनको आप ज्यादा से ज्यादा अगर वो यूपीआई बेस्ड पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ एक चीज जरूरी होगा कि अभी ये जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है, वो मैं समझता हूँ कि वो कंपनियां ही इनकर कर रही हैं। पर ये कॉस्ट अगर आप सरकार आकर एक अगले 6 महीने तक इसका गवर्नमेंट एक सबवेंशन करे या कोई सब्सिडी दे इससे ये क्या होगा कि जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो और भी प्रोत्साहित होंगी, वो आकर लोगों को और भी उत्साहित करेंगी कि भाई किस तरह से इंसेंटिवाइज करेंगी, किस तरह से वो डिजिटल पेमेंट का और भी इस्तेमाल करें। इस वक्त क्या हो रहा है कि डिजिटल पेमेंट का जो एक प्रमोशन जो उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कंपनियों को ही अपने आप एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन को और भी एनकरेज कर सकते हैं। अगर आप ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट कंपनी को कहें कि अगर आप इतने लेवल के ऊपर ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, और इंसेंटिव के अंदर ये होगा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वो सरकार आपको रीइंबर्स करेगी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसा मौका है जहाँ पे डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करने के लिए ये एक रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट सब्सिडी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि काफी चीजें सरकार ने 1.7 लाख करोड़ की एक पैकेज बनाई गई है, पर मैं समझता हूँ ये जो डिजिटल पेमेंट का जो आयाम है उसमें अभी तक उसकी ज्यादा देखभाली नहीं की गई है। अशोक झा सर, जिस तरह की भट्टाचार्य सर कर रहे हैं कि बहुत अहम है कि जो मैं कहूँ कि बड़े बड़े ग्रुप हैं या फिर जो डिजिटल पेमेंट को इस वक्त बढ़ावा देने की जो पहल होनी चाहिए थी वो थोड़ा सा और जरूरत है। इनके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दायरा है जो डीबीटी का, हालांकि उसे काफी बढ़ाया गया था, लेकिन कुछ सेक्टर्स और हैं जहां पर इसे लाया जा सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं, और क्या वो दायरा हो सकता है जहां पर डीबीटी या डिजिटल पेमेंट का एक्सपेंशन अभी बाकी है? नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो करीब 400 के से ज्यादा स्कीम कवर करता है ये। तो इसमें बहुत पेंशन्स भी हैं, अपना फर्टिलाइजर सब्सिडी भी है, बहुत सारे स्कीम्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो मैं नहीं समझता हूँ कि और इसको ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, बल्कि इसको और डीपन करने की ज़रूरत है, ताकि पूरे जितने स्कीम्स हैं ये पूरे सब सारे स्कीम्स को फुल्ली कवर किया जाए। तो इसमें लेकिन जैसे भी भट्टाचार्य साहब ने बताया कि जो पेमेंट्स है डिजिटल पेमेंट्स, ये जब तक कि इसमें कुछ इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा तब तक इसका पॉपुलैरिटी होगा नहीं। क्योंकि अगर लोग समझते हैं कि इसमें कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट होता ही है थोड़ा बहुत, और प्लस रूरल एरियाज में इसको पॉपुलराइज करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा रिबेट दे दें। जैसे कि अगर कोई डिजिटल पेमेंट ना करे, वो अगर कोई 10 रुपये का सामान हो तो डिजिटल पेमेंट करे तो उसको 9 रुपये 80 पैसे में अगर उसको मिल जाए तो वो डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएगा। इसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, सब्सिडाइज करना पड़ेगा। और अभी अगर हम कर लें, जो भी अभी मौका है, क्योंकि लोग बैंक नहीं जा सकते हैं, कैश विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो ये सही मौका है इसको पॉपुलराइज करने की। अगर पॉलिसी लेवल पर देखें तो क्या और नए स्टेप्स मैं कहूँ कि अगर डीबीटी या फिर डिजिटल पेमेंट को लेकर आने वाले दिनों में देख सकते हैं, या फिर जिनकी तरफ से सुझाव नीति आयोग की ओर से, क्योंकि बहुत अहम है कि इस तरह के संकट के समय में, जिसकी अशोक सर ने भी कहा कि बहुत सही मौका है कि जब हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। जी, पॉलिसी लेवल पे जो अशोक झा सर बोल रहे थे कि डीपनिंग की ज्यादा जरूरत है, उससे भी हम लोग काफी अग्री करते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स एक बार जब डीबीटी और डिजिटली बेस्ड लॉन्च हो जाती हैं तो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना पड़ता है, लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है कि वो
इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो उधर झा सर ने जो बोला है कम्प्लीटली उनसे मैं अग्री करती हूँ कि पॉलिसी उसी डायरेक्शन में एडवोकेट भी करता है कि एक बार आप कुछ पॉलिसी ले आए फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे स्कीम्स लाने जरूरी है। और साथ ही साथ पगुली जो डिजिटल पेमेंट की जब बात हो रही है, रूरल इंडिया अभी भी मैं कहूँ कि एक बड़ा हिस्सा है जो इसे अछूता है, चाहे वो मैं कहूँ डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है, या फिर दूसरा एक और है कि मोबाइल टावर्स या फिर नेटवर्क, ये भी एक बड़ी समस्या आ रही है। बहुत सारे दर्शकों ने हमें इस तरह के सवाल भेजे हैं कि इन डिजिटल पेमेंट के दौर में ये भी एक बड़ा संकट, एक चुनौती है। जी, ये सही बात है कि फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांसफर्स में यूजुअली अगर नेटवर्क खत्म हो जाए बीच में ही तो आपको ट्रांजैक्शन या फिर से करना होता है, या आपको बहुत अनसर्टेनिटी रहती है कि मेरे पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं हुए और एसएमएस आया या नहीं आया। कई बार नेटवर्क ही नहीं रहता है आपको इमीडिएटली ट्रांसफर करने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डेफिनेटली एक इशू होता है डिजिटल ट्रांसफर्स में, और वो हमारे कंट्री में भी है इशू रूरल एरियाज में। और दूसरा कि एक्सेसिबिलिटी, अगर आप टेली डेंसिटी देखें मोबाइल यूजर्स की, तो अर्बन इंडिया में जितने ज्यादा यूजर्स हैं उससे काफी कम यूजर्स मोबाइल के रूरल इंडिया में है। और जो रूरल इंडिया में लोग यूज भी करते हैं हैंडसेट्स, वो बहुत बेसिक हैंडसेट्स यूज करते हैं जो शायद उतने ऐप फ्रेंडली नहीं हो कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सके उस हैंडसेट में। तो ये सारी चैलेंजेस हैं जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ब्रजराज सर, क्योंकि चुनौती काफी बड़ी है, रूरल इंडिया और छोटे कस्बों में ये दोनों समस्याएं, बहुत सारे दर्शकों ने हमें लिखा है कि ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए कि हम डिजिटल पेमेंट की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, लेकिन कई बार सिस्टम नेटवर्क की दिक्कतें, और कई बार अभी भी लिटरेसी है डिजिटल पेमेंट को लेकर, वो लोग ज्यादा अवेयर नहीं, इसलिए एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। देखिए, दो चीज आपने, दो मुद्दे उठाए हैं आपने। एक तो है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से और भी हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपने जिक्र की। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मौका है जो हमारी देश की जो टेलीकॉम सेक्टर जो है, वो टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड कंडीशन से गुजर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट जो जरूरत थी पिछले कई सालों से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। तो जो आज जो आप टावर की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द, और टावर की इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर आप टावर की इन्वेस्टमेंट, अगर रूरल इंडिया में पेनिट्रेशन चाहते हैं अच्छा डिजिटल पेमेंट में, तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टावर की जो आजकल तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां टेलीकॉम कंपनी की हो गई हैं, पर मैं समझता हूं कि इनको एक दूसरी तरह से देखना है। यही नहीं है कि भाई ये टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, पर एक सेपरेट अप्रोच होना चाहिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को, जिससे कि हम किस तरह से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ऐसे प्रोत्साहित करें जो अपना जो टावर नेटवर्क को और भी घना कर दें, और जिससे कि लोगों की पेमेंट में सुविधा हो। और दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि आज एक गांव का इंसान या शहर का इंसान भी कैश की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि कैश की तरफ वो यूं जा रहा है क्योंकि उसका जो एक रिलेटिव जो एडवांटेज जो है वो कैश में जा रहा है। उसको डिजिटल में और कैश में जो एक एडवांटेज की एक डिफरेंस होनी चाहिए, वो इस वक्त उसे नजर नहीं आ रही है। तो अगर आप कैश में, जैसे झा साहब भी कह रहे थे, जैसे अगर कैश में आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं एक्स अमाउंट का होता है, पर अगर आप डिजिटल में करेंगे तो उसमें एक्स माइनस होगा। जैसे मैं दिल्ली मेट्रो का एक उदाहरण दूंगा कि दिल्ली मेट्रो ने अपने फेयर स्ट्रक्चर को, पेमेंट को, कि कैश से जो ना पे करे या टोकन ना ले, उनके लिए उन्होंने कार्ड का इस्तेमाल किया। वो डिजिटल पेमेंट था और उसमें उन्होंने 10% की छूट दी। अगर कोई मेट्रो का जो पैसेंजर अगर वो कार्ड खरीदता है और डिजिटल पेमेंट करता है तो उसे 10% की फेयर कंसेशन मिलती थी, और आज भी वो मिलती है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस जो है, उसमें ये बात साफ आनी चाहिए, जहां की कैश और नॉन कैश डिजिटल, तो कैश की जो
जो एक बनाने को, जो ट्रांजैक्शन करने की जो इंसेंटिव को उससे बढ़कर डिजिटल में इंसेंटिव आप कैसे दें, इसके ऊपर एक भारी सोच ऑन होनी चाहिए। क्योंकि ये परिवर्तन के बिना मैं समझता हूं कि हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ी बहुत बढ़ गई थी और फिर वो आकर नीचे वो पुरानी स्थिति में आ चुकी है। तो और ये एक अच्छा मौका है कि कोविड-19 के क्राइसिस में कि हम डिजिटल पेमेंट को एक ऐसा इंसेंटिव दें और पॉलिसी लेवल में हर तरह का डिजिटल पेमेंट में ये इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है। और सर आखिर में कुछ दर्शकों के सवाल मैं चाहूंगा एक एक करके, और शुरुआत में शुभ सर आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आप का फाइनेंस का गवर्नमेंट का लंबा अनुभव है। कई सारे दर्शकों ने लिखा है, एक सुझाव भी है एक सवाल के तौर पर भी, कि इस तरह की सिचुएशन में क्या हर गांव में, क्योंकि वहाँ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल या उनके सरकारी टीचर हैं या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी या कोई भी एक सरकारी कर्मचारी होता है, क्यों ना उसे फाइनेंस की पावर देते हुए लोकल एटीएम के तौर पर उन्हें विकसित किया जाए, ताकि लोगों का पलायन किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव तक उन्हें न जाना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सजेशन है कि किसी एक व्यक्ति को आप एटीएम बना दें हर एक गाँव में, यही है ना सवाल? जी जी। तो इसके लिए तो ये करना पड़ेगा ना कि अगर जो जैसे कि एटीएम में पैसा भरा जाता है तब जाके लोग विथड्रॉ करते हैं, तो उस व्यक्ति को कोई रिलायबल व्यक्ति को पैसा देने पड़ेंगे बैंक से या कहीं से, और वो जो भी विथड्रॉ करने जाएगा, लेकिन जब वो विथड्रॉ करने जाएगा तो वो आदमी को तो फिर वहाँ पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा विथड्रॉ करने के लिए। तो ये जो अभी जो लॉकडाउन पीरियड में वो तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रैवल में तो अभी रुकावट है। तो ये तो तभी आप कर सकते हैं जबकि ये लॉकडाउन पीरियड ना हो। लेकिन मेरा इसमें एक फंडामेंटल इशू ये है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर किसी व्यक्ति को क्यों पैसा दें? आप इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर दीजिए, हर एक गांव में ब्रांचेस खोल दीजिए, एटीएम वहां पे एस्टैब्लिश कर दीजिए, तो लोग एटीएम से जाके पैसा निकाल लेंगे अगर उनको पैसा निकालना जरूरी पड़ेगा तो। लेकिन मौजूदा दौर में क्योंकि अभी वक्त शायद इतना नहीं है कि हम डेवलप कर पाए, भट्टाचार्य सर ये सुझाव देता कि सरकारी क्योंकि कर्मचारी हर गांव या कस्बे में मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन लोगों को कुछ मिनिमम अमाउंट मनी दी जाए क्योंकि वो लोकल लोगों को जानते होंगे, और एक एक करके उस स्थानीय गांव के लोग उस शख्स से, उस गांव के व्यक्ति से वो पैसे ले सके ताकि दूसरे गांव की तरफ उनका जाना ना हो। और साथ ही साथ जो कई खबरें हैं कि लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की कमी है, वो बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, दूसरी जगहों पर जाकर भीड़ बढ़ाते हैं, उससे बचा जा सकता है। देखिए ये जो सुझाव जो है वो मैं समझता हूँ कि उतनी नई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग व्यवस्था में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का एक सिस्टम है। जो एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो एक मोबाइल एक इंसान है जो अपने साथ एक ऐसी मशीन साथ में है उसके, जो वो मोबाइल मशीन है वो साथ कैरी करता है, वो जगह जगह जाकर पैसे कलेक्ट भी करता है और पैसे डिसबर्स भी करता है। तो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का जो इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे भारतीय बैंकिंग सेक्टर में काफी प्रचलित है। तो मैं इसमें कोई बात नहीं है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को और भी प्रसार किया जाए, बनाया जाए, पर मैं झा साहब की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है। जैसे आपने कहा कि एटीएम बनाना शायद जल्दी नहीं संभव होगा, तो अगले 4 महीने तक आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का प्रसार कीजिए, पर 4 महीने के बाद ऐसा प्लान कीजिए जिससे कि आप एटीएम जो एक बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी ट्रांजैक्शन जो होगी वो एटीएम के थ्रू से होगी, ना कि एक इंसान से, एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से। क्योंकि अगर आप डिसइंटरमीडिएशन करना आपका गोल है तो मैं समझता हूँ कि एक एटीएम से बेटर रहेगा, ना कि एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो एक व्यक्ति है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और दर्शकों को ये बताने और समझाने के लिए कि असल में डिजिटल पेमेंट या डीबीटी किस तरीके से कारगर है, फायदेमंद है, और साथ ही वो रास्ते या वो दायरा
सरकार के लिहाज से जहां पर सरकार को नए कदम उठाने हैं। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप घर पर ही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे और कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।